अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक दिन के अंदर आप तकरीबन एयर के 20,000 गैलन्स ब्रीथ करते हैं। सांस अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, ये हमारी बॉडी में होने वाला वो प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है और इसी प्रोसेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। हम तकरीबन 1 मिनट में 12 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। इस सांस लेने के दौरान हमारे इन्वायरमेंट में से हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स को ऑक्सीजन मिल पाती है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल पाती है। अब इस सारे प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े। हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये लंग्स रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक लंग हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड पर होता है जबकि दूसरा राइट साइड पर। ये जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है जबकि राइट वाला लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है और हमारा राइट वाला लंग थोड़ा सा बड़ा भी होता है। अगर हम अपने लंग्स के वेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे लंग्स का वेट 1.3 kg तक होता है। लंग्स का शुमार हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स में होता है। अगर हम हमारे लंग्स में पाए जाने वाली एयरवेज की लेंथ की बात करें तो इनकी टोटल लेंथ 1500 माइल्स तक हो सकती है। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन के लंग्स अपने अंदर 6 लीटर्स तक एयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं और कैसे हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। हमारे लंग के बिल्कुल नीचे एक डोम्ड शेप मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम फैलता और सिकुड़ता रहता है और इसके फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही हमारे फेफड़े सांस को अपनी तरफ खींच पाते हैं। जब हमारा डायफ्राम सिकुड़ कर नीचे की तरफ जाता है तो हमारे लंग्स भी फैल जाते हैं और एक ऐसा वैक्यूम पैदा होता है जिससे कि बाहर पाए जाने वाली एयर हमारी बॉडी में इंटर होकर हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर हमारे नाक और मुंह से होते हुए हमारे ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया को हम सांस की नाली यानी कि विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 पार्ट्स यानी लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। अब जैसे दरख्त की कोई ब्रांच आगे से मजीद छोटी छोटी नैरो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक इसी तरह ब्रोंकाई भी आगे डिवाइड होती जाती है और मजीद नैरो होती जाती है। एयर इन ट्यूब्स में से आगे बढ़ती रहती है और ये ट्यूब्स एल्वियोलाई में जाकर ख़त्म होती हैं। एल्वियोलाई हवा के छोटे छोटे सैक्स की फॉर्म में होती हैं और हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई की तादाद 300 मिलियन तक होती है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एयर से निकलकर एल्वियोलाई की वाल्स के ज़रिए से हमारे ब्लड में ऐड हो जाता है और फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर सीधा हमारे दिल की तरफ जाता है। हमारा हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है और जब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि दोबारा से हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब जब डायफ्राम वापस फैलता है तो हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं जिससे कि हम CO2 गैस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं और इस तरह ये प्रोसेस हमारी पूरी ज़िंदगी के दौरान चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और आज हमने अपने आप को बिजली पर इस हद तक डिपेंडेंट कर ली है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली जाए तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। हमारे मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, लाइट्स, फैंस वगैरह बिजली की मदद से ही चल पाते हैं और हीटिंग, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, मशीनरी और बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चलाने के लिए बिजली का यूज़ किया जाता है। अब मैं और आप बिजली का इतना ज़्यादा यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा बिजली को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और कैसे आपके घर में आ रही इलेक्ट्रिक वायर्स में करंट पहुंच पाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि बिजली को पैदा करने के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें 1831 में माइकल फ्राडे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का ये मेथड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज भी यूज़ किया जाता है। आज हमारे घरों तक जो बिजली पहुंच पाती है वो इसी मेथड को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस की जाती है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम एक कॉइल ऑफ वायर ले लेते हैं और इस कॉइल को हम वोल्ट मीटर या फिर बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकें। अब अगर आप देखें तो इस कॉइल में किसी किस्म का करंट नहीं है और ना ही ये कॉइल किसी बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है जिससे कि इसमें करंट फ्लो कर सके। अब अगर हम एक बार मैग्नेट को भी ले आए जैसा कि माइकल फ्राडे ने भी किया था तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस मैग्नेट को कॉइल के करीब ला रहा हूँ हमारे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जब मैं मैग्नेट को इसके पास लाकर रख देता हूँ तो कॉइल में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब दोबारा से मैं मैग्नेट को मूव करता हूँ तो कॉइल में फिर से करंट प्रोड्यूस होता है। अब दरअसल होता कुछ यूँ है
कि हमारे मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, और अगर आप मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखती हैं, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। अब जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं और इसे कॉइल के पास ले आते हैं तो उसे मूव करने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लगती हैं। इसकी वजह से हमारी कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल से टकराने की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास ला कर रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी कॉइल में किसी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी मौजूद है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉइल में करंट को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का मूव करना या फिर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना ज़रूरी है। ऐसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की किसी दूसरी फॉर्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इस काम के लिए टरबाइंस का यूज़ किया जाता है। हमारी ज़मीन पर जितनी भी कमर्शियल इलेक्ट्रिकल पावर है वो ऑलमोस्ट टरबाइंस की मदद से ही प्रोड्यूस की जाती है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी फ्लूइड के फ्लो की मदद से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है, और वह फ्लूइड कोई भी हो सकता है, जैसा कि वाटर, विंड या स्टीम वगैरह। फ्लूइड के फ्लो की वजह से टरबाइन रोटेट करने लगती है और जनरेटर को ड्राइव करने लगती है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करते हुए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर आपको जनरेटर के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक अवेलेबल है। अब आप ये तो जान ही चुके होंगे कि टरबाइन को ड्राइव करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से टरबाइन को ड्राइव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास हमारे फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में हम पेंक्रियास के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करेंगे। पिंक कलर का ये ऑर्गन यानी पेंक्रियास दिखने में काफ़ी इलोंगेटेड है। पेंक्रियास स्टमक के पीछे और एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। पेंक्रियास दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिन्हें एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन को समझने से पहले हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन को समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन सिक्रीशंस उन सिक्रीशंस को कहते हैं जो किसी डक्ट यानी कि नाली में सिक्रीट होती हैं, जैसा कि पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में होती है, एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। एंडोक्राइन सिक्रीशन उन सिक्रीशंस को कहते हैं जो किसी डक्ट में सिक्रीट नहीं होती बल्कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स की सिक्रीशन जो कि ब्लड में होती हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन जो पेंक्रियास परफॉर्म करता है उसमें डाइजेशन शामिल है। पेंक्रियास जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है उनमें कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज वगैरह शामिल है। कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, जबकि लाइपेज लिपिड की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन पेंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन में शामिल है। इन हार्मोन्स में इंसुलिन शामिल है। इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज को ब्लड से मसल्स में मूव करवाना है। ग्लूकागोन भी एक हार्मोन है जो एंडोक्राइन फंक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागोन का फंक्शन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है। पेंक्रियास का 95% पोर्शन एक्सोक्राइनिक है जो कि एकिनार सेल्स पर मुश्तमिल है। एकिनार सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एकिनार सेल्स डक्ट्स यानी कि नालियों के साथ जुड़े होते हैं और ये नालियां स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में ओपन होती हैं। पेंक्रियास में एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हुए हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में फर्दर 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और सी सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। डेल्टा सेल्स एक स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। सी सेल्स आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के वो सेल्स हैं जो कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक डिजीजेस पर। पैंक्रियाटिक डिजीजेस में पैंक्रियाटाइटिस डिजीज पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें पैंक्रियास बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत सीरियस पैंक्रियाटिक डिजीज है। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें पैंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। इंसुलिन हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करती है और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं हो पाता। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है और इस तरह वो डिजीज पर काबू पा सकते हैं।